क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 से एनसीईआरटी बुक से जो आपका चैप्टर वाइज जो आपका एनसीईआरटी सार है, ये आपका घटना चक्र है, तो इसको हम आप कवर करवाएंगे। जो टॉपिक आपका होगा प्राचीन इतिहास होगा, इसमें प्राचीन इतिहास से सारा प्रश्न कवर किया गया है। हम इसको ज़रूर आपको मतलब दिखाएंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर प्राचीन भारत इतिहास अध्ययन, प्राचीन भारत इतिहास का सूत्र के बारे में, प्राचीन इतिहास के भौगोलिक पृष्ठ के बारे में, तो सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे और 50-50 या 100-100 MCQ भी करवाने की कोशिश करेंगे। तो चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके अपने दोस्तों के बीच शेयर कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। के सामने क्वेश्चन आ चुका है, दिख रहा होगा, वस्तुनिष्ठ खंड ऑब्जेक्टिव सेशन एनसीईआरटी पे कहा गया। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें कहा गया इतिहास का अध्ययन किन विषयों को जानने की सहायता करता है। इतिहास के अध्ययन से हम किन विषय के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो लोगों के संस्कृति को जानने के लिए, धर्म संबंधित समझ विकसित करने के लिए और सामाजिक व्यवस्था को जानने के लिए। तो राइट आंसर क्या करेंगे, उपयुक्त से एक से अधिक। कहा गया है कि इतिहास का अध्ययन न सिर्फ लोगों की संस्कृति को जानने बल्कि धर्म संबंधित समझ विकसित करने के लिए साथ सामाजिक व्यवस्था को जानने समझने में भी मदद करता है। उपयुक्त में क्या है, सभी विकल्प आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया अतीत के अध्ययन से हमें क्या सीखता है। तो अतीत के अध्ययन से कहा गया अतीत से वर्तमान और भविष्य तक की सबक सीखी जाती है। उन गलतियों को दोहराव से बचना जिससे समूल मानव जाति संकट में पड़ती है। सरलता, शांति व समृद्धि को बढ़ावा, आज की परिस्थिति को बेहतर ढंग से समझना। तो राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 राइट आंसर, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया कि अतीत गलतियों को दोहराव से बचाव तथा परिस्थितियों की बेहतर बनाना, यह समरसता, शांति व समृद्धि को बढ़ाने की मदद करता है। अतः कहा जा सकता है कि अतीत वर्तमान भविष्य का सबक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कालांतर में भारत आने वाली प्रजातियों की समुच्चय चयन करें। तो पहले तुर्क होगा, हुन होगा, शक होगा, प्राक आर्या होगा, हिंद आर्या होगा, फिर आपका यूनानी होगा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया कालांतर में भारत में अनेक विदेशी प्रजातियां हैं, जिनमें बहुत सी प्रजाति ने भारत को अपना घर बनाया, जो क्रमवार हैं प्राक आर्य, हिंद आर्य, यूनानी, तुर्क, हुन और शक। 4 में कहा गया भारतवर्ष नाम किस प्राचीन वंश के नाम से पड़ा था। द्रिभरत वंश के नाम से। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया इंडिया नाम किस भाषा से नजदीक है। यूनानी से। सी आपका राइट आंसर होगा। हिंद शब्द संस्कृति के सिंध शब्द से निकला है। कालम क्रम यह देश इंडिया के नाम से मशहूर था। इंडिया नाम यूनानी पर्याय के नजदीक यह फारसी और अरबी भाषाओं में हिंद नाम से विदित हुआ था। कहा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में ईसा पूर्व 3री सदी में लगभग देश भर में लिंगुआ खड़ा संपर्क भाषा बनकर कौन सी भाषा सामने आई थी। सी प्राकृति। कहा गया ईसा पूर्व 3री सदी के प्राकृतिक भाषा में देश भर में लिंगुआ क्रैफा संपर्क भाषा का कार्य किया। ईसा पूर्व 3री सदी के बाद यह स्थान संस्कृत ने ले लिया और देश के कोने कोने में राजभाषा के रूप में प्रचलित हुई, जिसका प्रभाव गुप्त काल तक रहा। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया द वंडर डैट वाज इंडिया नामक पुस्तक के इतिहासकार थे। A.L. वासन। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया द वाटर द बायस इंडिया, ये लेखक ब्रिटिश इतिहासकार A.L. वासन है। उन्होंने अपनी पुस्तक में भारतीय समाज की गहन अध्ययन करने हेतु कहा कि प्राचीन विश्व के किसी भी अन्य भाग में मनुष्य के बीच और मनुष्य तथा राज्य के बीच संबंध अच्छे और मानवोचित रहने के दृष्टि से भारत थे। क्वेश्चन 8 में कहा गया निम्नलिखित विकल्पों में पुराणों के अनुसार इतिहास के विषय का सही क्रम लिखें। सर्ग है, समय की आवृत्ति है, प्रतिसर्ग है, सृष्टि का वर्तमान। इसको सही क्रम में आपको लिखना है। तो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो क्या होगा तो बताते हैं। पुराणों के अनुसार इतिहास के मुख्य 5 वर्ग में विभाजित किया गया। पहला सर्ग है, सृष्टि की उत्पत्ति है, प्रतिसर्ग है, सृष्टि का प्रतिपतन है और प्रति विकास है, मंत्र है, समय की आवृत्ति है, वंश राजाओं और ऋषियों की वंशावली है, वंशजित है और चुने हुए विकल्प जीवनियां है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया प्राचीन भारत के बारे में भारत की सीमाओं से बाहर भारत के इतिहास को लिखने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया था। डी यूनानियों के द्वारा किया गया था।
कहा गया है, जब हम प्राचीन भारत के बारे में भारत की सीमाओं से बाहर लिखे गए इतिहास पर नज़र डालते हैं तो हमें पता चलता है कि इस दिशा में सबसे पहले यूनानी प्रयास लेखक ने किया था, जिसका उल्लेखनीय हेरोडोटस, निकायस, मेगास्थनीज, प्लूटो, एरियन, एस्टेब्रो, प्लिनी और टॉलमी है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया, किस यूनानी इतिहासकार ने भारतीय इतिहास का गहन रूप से अध्ययन किया था? बी मेगास्थनी। इनके पुस्तक का नाम इंडिका है। क्या है? इंडिका है। कहा गया, इतिहास लेखन की दृष्टि से मेगास्थनी छोड़कर सभी यूनानी इतिहासकार में सही अर्थों में केवल सीमांतित रूप से भारत को स्पर्श किया। उनका सरोकार अधिकांश भारत के उत्तर पश्चिम भाग में प्रांत था, उन क्षेत्रों से हो रहा था जो फारस, पर्शियन और यूनान के क्षेत्रों के राज्य के भाग में अथवा जहां सिकंदर का अभियान हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, मेगास्थनी की पुस्तक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कहा गया, मेगास्थनी की पुस्तक का नाम इंडिका है। कहा गया है, मेगास्थनी ने अपनी पुस्तक भारत में 7 वर्गों में विभाजित किया, तो दोनों बातें सही है, सी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया, यूनानी राजदूत मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, उसकी पुस्तक का नाम इंडिका है। हालांकि इंडिका पुस्तक आज मौजूद नहीं है, लेकिन हमें इस पुस्तक की बातें का पता डायोडोटस, एस्टेब्रो और एरियन के लेखक में शामिल अनेक उद्धरणों से पता चलता है। शायद मेगास्थनी ने भारतीय समाज और सामाजिक व्यवस्था पर बहुत अच्छी समझ नहीं थी, क्योंकि मेगास्थनी ने लिखा है कि भारतीय समाज 7 वर्गों पर आधारित था। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया, निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन। कथन पहला है, वोल्टेयर ने लिखा कि मिस्र वासियों, यूनानी और रोमनों का मिथक विज्ञान और सृष्टि मीमांसा ब्रह्मांडों के सिद्धांत पर उधार ली गई। कथन 2 में कहा जा रहा है कि हॉलवेल ने लिखा कि शतरंज बैकमैन के पास का खेल है, रेखागणित हमारी अपनी बन चुकी है, हम भारतीय लोग को ऋणी है। तो दोनों क्या है आपका? कौन सा आपका? न तो एक सही है, न तो 2 सही है। कहा गया, वॉल्टर ने भारतीयों का वर्णन करते हुए लिखा था कि अपने अंक बैकमैन पासेस के खेल और शतरंज के खेल रेखागणित अपने प्रथम सिद्धांत। कहा गया, रेखागणित या अपने प्रथम सिद्धांत अपनी कथा कहानी जो हमारी अपनी बन चुकी है के लिए हम भारतीयों को ऋण है। संक्षेप में मेरी यह मानना है कि हमारी प्रत्येक चीज गंगा के तट से आई है, जिसे हम खगोल विद्या, ज्योतिष विद्या, आध्यात्मिक विद्या तथा तत्व मीमांसा शामिल है। उपयुक्त कारणों में वोल्टेयर ने भारत के विश्व सभ्यता का पालन कहा था, अतः कथन 2 क्या है? गलत है। हॉलवेल ने लिखा है कि हिंदू ग्रंथ के ईसाई ग्रंथों उद्घाटित सत्य से ने कहीं अधिक श्रेष्ठ सत्य का उद्घाटन किया है। हॉलवेल ने यह भी लिखा कि मिस्रवासी यूनानियों और रोमनों का मिथक विधा, पौराणिक कथाएं और सृष्टि विनाश ब्रह्मांडों के सिद्धांत पे उधार ले गया था। कथन 1 क्या है? गलत है। जॉन हॉलवेल, नेथोलियन हॉल्ड और अलेक्जेंडर डी सभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े थे, परंतु इन्होंने प्राचीन संसार में भारतीय सभ्यता को श्रेष्ठ सिद्ध। इस प्रकार कथन दोनों गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया, निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन करें। पहला है, मेगास्थनी की पुस्तक इंडिका वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। कथन 2 में कहा गया, अलबरूनी संस्कृति भाषा नहीं जानता था, तो केवल एक सही है आपका। अलबरूनी जो था वो संस्कृति भाषा क्या करता था? जानता था। सिर्फ एक आपका सही है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए, कहा गया है कि मेगास्थनी की अपनी इंडिका पुस्तक में तत्कालीन साम्राज्य के बारे में विस्तार पूर्वक लिखा है, लेकिन यह पुस्तक वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। मेगास्थनी को भारतीय समाज और सामाजिक व्यवस्था की बहुत कम जानकारी थी। मेगास्थनी को किसी भारतीय भाषा का ज्ञान नहीं था। मेगास्थनी ने विपरीत अलबरूनी से संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था और भारतीय स्वत्व में यही सही ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की थी। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया, 1776 में प्रकाशित कानूनी पुस्तक ए कोड ऑफ जेडू लॉज पहले किस नाम से जानी जाती थी? डी मनुस्मृति। डी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया, जब 1765 में बंगाल व ईस्ट इंडिया कंपनी जो हुआ शासन आया, तब शासकों ने हिंदुओं पर उत्तराधिकार न्याय व्यवस्था स्थापित करने की कठिनाई का अनुभव हुआ, अतः 1776 में सबसे अधिक प्रामाणिक मानी जाने वाली मनुस्मृति को अंग्रेज अनुवाद में ए कोड ऑफ जेडू लॉन्च करवाया। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस सन में हुई थी? तो कब हुई थी? 1784 में हुई थी। बी आपका राइट आंसर होगा।
कहा गया कानून के और रीति रिवाजों को समझने के प्रयास के आरंभ हुआ जो व्यापक रूप से 18वीं सदी तक चला रहा। इसी परिणाम स्वरूप 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक शोध संस्था की क्या हुई, स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया 1785 में भगवत गीता में अंग्रेज अनुवाद किस अंग्रेज के द्वारा किया गया था? विलियम किन्स के द्वारा किया गया था। सी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया सर चार्ल्स विलियम किन्स ने अंग्रेज भाषा में भगवत गीता को पहले अनुवाद किया जो 1784 में विलियम किन्स ने विलियम जोन्स की एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करने में मदद की। रॉल्फ ग्रिफ्थ वेदों का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। किसने वेदों का किया था? रॉल्फ ग्रिफ्थ ने, और करने वाला ये पहला यूरोपियन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया निम्नलिखित में सही मिलान करें। एशियाई सोसाइटी की स्थापना, लंदन एशियाई सोसाइटी की स्थापना आगे है। तो कहा गया एशियाई सोसाइटी की बम्बई की स्थापना 1804 में, लंदन एशियाई सोसाइटी की घटना 1823 में, कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी की 1784 में। उपयुक्त में सभी संस्थानों में अपने भारत में प्राचीन ग्रंथ व विज्ञान दर्शन पर शोध दृष्टिकोण से की गई। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया मैक्स मूलर ने संपादक में विशाल प्राचीन धर्म अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? ए सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट सीरीज। ए आपका राइट आंसर होगा। कहा गया यह अनुवाद 1857 के विद्रोह के पश्चात अंग्रेजों ने महसूस किया कि जिन विदेशी लोगों ने उन्हें शासन करना है उन्हें रीति रिवाज और सामाजिक व्यवस्थाओं का उन्हें गहन ज्ञान प्राप्त करना होगा। अतः अंग्रेजी धर्म प्रचारकों को भी भारतीय धर्म दुर्बलता को जानना आवश्यक समझना ताकि वो धर्म परिवर्तन करा सके और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत बना सके। इन आवश्यकताओं को पूर्ति हेतु मैक्स मूलर ने संपादक वे विशाल मात्रा में प्राचीन ग्रंथों को अंग्रेजी अनुवाद कराया था। सेकेंड बुक्स ऑफ द ईस्ट सीरीज कुल मिलाकर 50 खंडों में प्रकाशित की जिसे प्राचीन भारतीय ग्रंथ में सम्मिलित किया गया। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया 1904 में अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक से प्रकाशित पुस्तक में प्राचीन भारत का पहला सुविस्तृत इतिहास तैयार किया गया। यह किस इतिहासकार द्वारा लिखी गई है? बी विस्टेट ऑथर स्मिथ। बी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया है विस्टेट ऑथर स्मिथ ने ब्रिटिश साम्राज्यवादी को इंडिया सिविल सर्विस के निष्ठावान सदस्य थे। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि भारतवासी को न राष्ट्रीय भावना एहसास था और न ही किसी प्रकार का श्वसन का अनुभव था। ऐसे बहुत सारे निष्कर्ष विशेष ऑथर स्मिथ की पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में प्रकाशित है। इसमें प्राचीन भारत का सुव्यवस्थित इतिहास 1904 में तैयार किया गया जिसमें राजनीतिक इतिहास की प्रधानता है। स्मिथ की पुस्तक में 1/3 भाग केवल सिकंदर पे आक्रमण का वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया इंडियो एरियंस नामक पुस्तक किस भारतीय इतिहास ने लिखी थी? कौन भारतीय इतिहासकार ने लिखा? राजेंद्र लाल मित्र के द्वारा लिखा गया था। गया राजेंद्र लाल मित्र 1822 से 1851 में पुस्तक इंडियो एरियंस प्राचीन को तर्कनिष्ठ दृष्टि से देखते हुए सर्वश्रेष्ठ पुस्तक मानी जाती है। इन्होंने पुस्तक के माध्यम से यह सिद्ध किया कि प्राचीन काल के लोग गोमांस खाते थे। क्वेश्चन गाय का मांस। क्वेश्चन नंबर 21 आरजी भांडारक के विषय में कथनों पर विचार। कहा गया है इन्हें सातवाहन के दक्कन इतिहास का पुनर्निर्माण करा। ये महान समाज सुधारक थे। इन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया, बाल विवाह व जाति प्रथा का खंडन किया। इनके बारे में क्या सही है? तो चारों बातें सही है। डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र का संबंध किस परिक्षेत्र से है? डी होगा। सामाजिक से भी है, धार्मिक से भी, राजनीतिक और नियम कानून से भी है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया मार्क्सवादी के अनुसार इतिहास के 5 चरण दिए गए हैं। आदिम समाजवाद, दासता, समाजवाद, पूंजीवाद, साम्यवाद में से कौन सा प्रभावित किया गया? जिनके द्वारा प्रभावित किसके द्वारा किया गया? कार्ल मार्क्स, एफ एंजेल्स आगे है आपका। तो ये जो किया गया वो कार्ल मार्क्स व एफ एंजेल्स दोनों के द्वारा किया गया। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार किस काल को स्वनिर्माण युग की संज्ञा दी गई? कुषाण काल को। सी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया एजेंस के विचार में मार्क्स की तरह इनके अनुसार भारतीय साहित्य में जो कुछ भी अच्छा था वो विजेताओं को योगदान और थी। इसलिए विचारधारा के अनुसार कुषाण काल में भारत के इतिहास को स्वनिर्माण काल कहा गया। सातवाहन अथवा गुप्त काल नहीं गुप्त वंश के समय 12वीं शताब्दी में मुसलमानों की विजय तक काल का सामंतवाद का युग अर्थात अंध युग कहा गया।
क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया हिंदू पॉलिटी पुस्तक जिसे कौलश्री की रचना की संज्ञा दी गई किस इतिहासकार द्वारा लिखी गई है? ए. के.पी. जायसवाल। कब लिखी गई थी? 1924 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया इतिहासकार किसे कहा जाता है? जो अतीत के कालक्रम को अध्ययन करे हम उसे क्या कहेंगे? इतिहासकार कहेंगे। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका यहाँ। आगे है तो नेक्स्ट कहा गया है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था तो जौ एवं गेहूं। कहा गया है कि उत्तर पश्चिम सुलेमान और कितर पहाड़ी क्षेत्र में लगभग 8000 ईसा पूर्व लोग सबसे पहले जौ तथा गेहूं की फसल उपजाना प्रारंभ किए थे। कहा गया भारत में लोहे का प्रयोग कब प्रारंभ किया गया था? तो सी लगभग 1000 ईसा पूर्व। तो सी कहा गया भारत में लौह धातु का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में लगभग 1000 ईसा पूर्व आरंभ हुआ था। लौह प्रयोग साच एटा जिले के अंतर खेजरा प्राप्त हुआ है। वैश्विक संदर्भ में लौह युग लगभग 1300 ईसा पूर्व आरंभ हुआ था। कहा गया नवीनतम उत्खनन के प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार तमिलनाडु के कृष्णगिरी के निकट मदिलाई दुम्पारी से प्राप्त लोहे का साक्ष्य 2172 ईसा पूर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है निम्नलिखित में किस काल के अंतर्गत कब्र के ऊपर एक घेरे में बड़े बड़े पत्थरों का खड़ा किया गया है? तो हो जाएगा डी महापाषाण काल। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन कह रहा है अनुलंब उत्खनन के अंतर्गत खड़ी लंबत खुदाई होती है। कथन 2 में कहा गया क्षैतिक उत्खनन के अंतर्गत एक वृत्त भाग की खुदाई करते जो एक खर्चीली पदार्थ। उपयुक्त कथन में कौन सा कथन आपका सत्य है? तो दोनों कथन सत्य, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया सिक्के के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सी हो जाएगा मुद्रा शास्त्र कहते हैं। सी आपका राइट आंसर। कहा गया सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र या न्यूमोसेटिक्स कहते हैं। नोटोफिल कहा जाता है कागजी मुद्रा का अध्ययन। एंजियोनोमिया मुद्रा के स्थान पर प्रचलित धातु की वस्तु अध्ययन। सिम्पोकोलिन प्रतिभूति का अध्ययन। यहाँ क्या है आपका निम्नलिखित में सुमेलित करना है। एक मिनट। विक्रम संत आपका हो जाएगा 57 ईसा पूर्व। शक संवत 78 हो जाएगा। गुप्त संत हो जाएगा आपका 319 और राष्ट्रीय कैलेंडर 22 मार्च 1957। तो भी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में निम्नलिखित में कौन सा कथन भारतीय यूनानी सिक्के के संदर्भ में सत्य है? कथन है हिंद यवन भारतीय यूनानी सिक्के चांदी तांबे कभी कभी सोने के भी पाए जाते थे। कथन 2 में कहा गया सिक्कों के मुख्य भाग पर राजा की तस्वीर तथा पृष्ठ भाग पर देवता की मूर्ति अंकित थी। कौन सा आपका सही है? तो आपकी दोनों बातें सही है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहा गया निम्नलिखित में किस राजा ने अपना उल्लेख सिक्कों पे शिव भक्त के रूप में करवाया? विम कैंडफिश ने। ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया सिक्कों के टंकन के मामले में गुप्त वंश के राजाओं ने किस वंश के राजाओं की परंपरा का अनुसरण किया? बी हो जाएगा कुषाण वंश। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया गुप्तकालीन सिक्कों में मुख्य राजाओं को दिखाया गया था सिंह अथवा गोंडे के शिकार करते हुए, धनुष अथवा परशु पकड़ते हुए, अश्वमेध यज्ञ करते हुए। नीचे दिए कोड से सही उत्तर का चयन करें तो उपयुक्त में सभी दिखाया गया था। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 धातु के पत्र या पत्थरों पर उकेरे गए लेखों को किस नाम से जाना जाता था? अभिलेख या शिलालेख। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया अभिलेख के अध्ययन को किस शब्द में परिभाषित किया गया? पूरा लेख शास्त्र। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया लेखन की सबसे प्राचीन प्रणाली किन मुद्राओं से प्राप्त होती है? हड़प्पाई मुद्राओं से। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया आरंभिक अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है आरंभिक अभिलेख प्राकृतिक भाषा में लिखे गए। 4वीं सदी के प्राकृतिक भाषा का स्थान पर संस्कृति लिया गया। नीचे दिए कुछ से सही उत्तर का चयन करना है। तो दोनों आपका सही है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 अशोक ने अफगानिस्तान के अपने साम्राज्य में शासनादेशों हेतु कौन सी लिपियों का उपयोग किया था? तो अरामाइक लिपि का, यूनानी लिपि का। तो ए बी दोनों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कहा गया है अशोक की लिपि तथा उनके संबंधित चित्र सूची 1 को सूची 2 से सुमित करें। सूची दिए गए कूद कर सही उत्तर का चयन करें। तो क्या करेंगे?
अरामाइक हो जाएगा आपका अफगानिस्तान, खरोष्टी पाकिस्तान और बड़ाई कलाक्सी मैसूर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ आपका मिला हुआ है, आप एक बार स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया निम्नलिखित में किस मध्यकालीन शासक ने अशोक के अभिलेखों को दिल्ली मंगवाया था? फिरोज शाह तुगलक। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? जेम्स प्रीपेंस। भी आपका राइट है। कहा गया अशोक के अभिलेखों को पढ़ने सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्री से सफलता मिली थी, जो उस समय बंगाल की ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा कर रहे थे। कहा गया अशोक के अभिलेखों को जेम्स प्रिंस द्वारा पढ़ने का काल नई एनसीईआरटी में 1838 वर्णित है। इसीलिए आप लोग को ये भी याद रखना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है ऐहोल शिलालेख में भोज अपने घराने की वंशावली उपलब्धियों का वर्णन किया। कहा गया कथन 2 में ग्वालियर शिलालेख में चालुक्य वंश राजा पुलकेशिन द्वितीय ने अपने पूर्वज और उनकी उपलब्धियों का क्या किया? वर्णन किया। कौन सा आपका सही है? तो डी होगा, न तो एक न तो दो, दोनों आपका। कहा गया चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने ऐहोल शिलालेख में अपने घराने के वंशावली उपलब्धि का विवरण किया है। ज्ञातव्य है कि भोज ने अपनी ग्वालियर शिलालेख में अपने पूर्वज और उनकी उपलब्धियों का वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया निम्नलिखित में किस अभिलेख का संबंध खारवेल से है? बी होगा हाथी गुफा। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया निम्नलिखित में 1500 से 1000 ईसा पूर्व लगभग काल किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद से संबंधित है। डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है वैदिक मूल ग्रंथ का अर्थ समझने हेतु किन शास्त्रों की रचना की गई? वेदांत की। बी आपका राइट आंसर। कहा गया वैदिक ग्रंथ में अर्थ समझने आए उनके लिए वेदांत अर्थात वेद अद्भुत शास्त्रों का अध्ययन किया गया। वेदांत की संख्या 6 है, जो इस प्रकार है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है पाणिनि का व्याकरण 450 ईसा पूर्व आसपास लिखा गया। कथन व्याकरण सूत्र लेखन का सबसे विख्यात उदाहरण उपयुक्त में कौन सा असत्य है? तो न तो एक न ही दो, दोनों बातें आपकी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्म सूत्रों और स्मृति को जाना जाता है तो सर्वसाधारण और शासकों के लिए नियम विनियम हेतु। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया निम्नलिखित में किन किन साहित्यों को उत्तर वैदिक साहित्य के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो ब्राह्मणों को, आरण्यक को और उपनिषद को। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया ऐतिहासिक अध्ययन को कितनी शाखाएं पुराणों में विषय वस्तु बनती हैं? तो डी 5। कौन कौन है? सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवतर, वंश और वंशाचरित। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया निम्नलिखित में से पुराणों में बताए गए 4 युग को सही क्रम कौन सा है? तो कृत, दापर, त्रेता और कली। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 निम्नलिखित में कौन सा संग्रह ग्रंथ सतसाहित्री संहिता के नाम से जाना जाता है? बी महाभारत। कहा गया है कि महाभारत के वेद व्यास कृति माना जाता है, जो लगभग 10वीं सदी के ईसा पूर्व 4वीं सदी तक स्थित का आराभासी रहा। पहले महाभारत में 8800 श्लोक थे। अब इसका नाम जय संहिता था। बाद में बढ़कर 24,000 श्लोक हो गए। इसका नाम भारत पड़ा, अतः इसे 1,00,000 श्लोक हो गए और तदनुसार इसे सतसाहित्री संहिता या महाभारत कहने लगे। क्वेश्चन नंबर 29 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है रामायण महाभारत के बाद रचना प्रतीत होती है। कथन 2 में कहा गया रामायण में मूल 6,000 श्लोक है। कौन सा आपका सही है? तो दोनों बातें सही है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है निम्नलिखित में दिए गए सूत्रों में किसके अंतर्गत राजाओं 3 उच्च वर्णन अनुष्ठान तथा राज्याभिषेक का चर्चा किया गया? सी सौत सूत्र। क्वेश्चन नंबर 31 है किस सूत्र में ज्यामिति व गणित के अध्ययन का आरंभ माना जाता है? ए सुलभ सूत्र पे। क्वेश्चन नंबर 32 है प्राचीन बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो पाली भाषा में। बी आपका राइट आंसर होगा। बुद्ध के पुनः जन्म कथा किस नाम से जानी जाती है? जातक। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहा गया निम्नलिखित में जैन ग्रंथों की रचना किस भाषा में हुई थी? डी प्राकृति में। 35 में कहा गया निम्नलिखित कथनों पर विचार। कथन है कौटिल्य का अर्थशास्त्र 15 खंडों में विभक्त है। कथन 2 में कहा गया कौटिल्य के अर्थशास्त्र का तीसरा 5वां तथा खंड अधिक पुराना है। तो केवल आपका 2 सही है।
कहा गया कौटिल्य के अर्थशास्त्र जो है वो 15 अधिकरणों में खंड है, ये बात सही है। दूसरा तीसरा प्रतिकरण पुराना है तथा प्राचीन अंश मौर्यकालीन समाज अर्थशास्त्र में झलक देते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करके नीचे कुछ की सहायता से चयन करना है। तो कहा गया विशाख दत्त इनका हो जाएगा मुद्रा रक्स, भानभट्ट इनका होगा हर्षचरित, और वाक्यपति होगा गैरवाव, और विलन का होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। और ऐसे यहाँ मिला हुआ है, एक बार आप इसका आंसर ले लीजिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कालिदास द्वारा लिखित नाटक मालिकानित किस पे आधारित है? समाज व संस्कृति पे। और आगे भी है, इसका हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल की घटनाओं पे। ठीक है, बी आपका राइट आंसर होगा। 38 में निम्नलिखित दिए गए कवि उनकी रचनाओं को करना है। ठीक है, इसको भी क्या करना है, यहाँ मिलान करना है। तो जय सिंह जो होगा, जय सिंह हो जाएगा कुमार पालचरित, न्यायचंद्र होगा हकमी राय कवाय, और उसके बाद होगा बिल्लाल भोजपत हेमचंद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मिला हुआ है, एक बार आप लोग इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा गया रास तरंगिणी के बारे में कथनों पर विचार करें। कथन करा कल्हन ने इसकी रचना 12वीं शताब्दी में की। कथन 2 में कहा यह चंदेल राजाओं पे चरित पे संग्रह है। तो केवल 2 आपका सही है, पहला आपका गलत है। कहा गया है राजतरंगिणी का आरंभिक इतिहासकार का लेकर अच्छा उदाहरण है। इसकी रचना 12वीं शताब्दी में कल्हन ने की थी। यह कश्मीर के राजाओं पे चरित्र संग्रह है। क्या बोला, कल्हन ने इसकी रचना 12वीं शताब्दी में की थी। कौन सा असत्य पूछा है ना, तो ये सही है। ठीक है, ये आपका असत्य है। 2 कहा गया, ये जो कहा गया है इस पे चंदेल राजाओं का, ये कश्मीर के राजाओं का उल्लेख है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है मनुस्मृति प्रारंभिक भारत का एक प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ है। कथन 2 में कहा इसकी रचना संस्कृत भाषा में की गई। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है। कौन सा असत्य सॉरी पूछा गया, तो इसका ए जो है वो असत्य है। क्या है, ये असत्य है। भारत में प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ है, ये आपका गलत है। कहा गया मनुस्मृति मनु द्वारा संस्कृत भाषा रचित यह विधि ग्रंथ, इसकी रचना 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। 41 में कहा गया पेरिप्लस ऑफ एथेनियन सी किसके द्वारा लिखी गई? यूनानी समुद्र यात्री के द्वारा। सी आपका ये अज्ञात यूनानी थे। क्वेश्चन नंबर 42 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन कर रहा है शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सिक्के जारी करने वाला शासक हिंद यूनानी थे। कथन 2 में कहा गया हिंद यूनानी 2वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप से उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया था। उपयुक्त में कौन सा कथन आपका सत्य है? तो दोनों बातें सत्य हैं, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 43 में कहा गया निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दक्षिण भारत में अनेक स्थलों पर रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। दूसरे में कहा गया दक्षिण भारत में रोमन साम्राज्य के अंतर्गत न होते तो व्यापारिक दृष्टि से रोमन साम्राज्य के संबंधित। उपयुक्त में कौन सा कथन असत्य है? उपयुक्त में कोई कथन असत्य नहीं है, तो दोनों आपका सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 44 हेरोडोटस द्वारा लिखी गई पुस्तक हिस्ट्रीज में भारत के किस देश के साथ व्यापारिक संबंध की चर्चा की गई है? पारस के साथ। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया है निम्नलिखित में से यूनानी राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र में भेजे गए राजदूत में कौन शामिल नहीं था? तो सेंडोओटस नहीं, डायमेटक्स थे, डायोनेसिस थे और मेगास्थनीस थे। कहा गया है कि यूनानी लेखक 326 में भारत में हमला करने वाले सिकंदर महान के समकालीन के रूप में सेंडोकोटस के नाम का उल्लेख किया गया तथा सिद्ध किया जाता है कि सेंडोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य जिनको राजरोहण की तिथि 322 से निर्धारित की है, यह एक व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर 46 में कहा गया किस प्राचीन पुस्तक में भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापारिक संबंध की जानकारी मिली है? तो नेचुरल हिस्टोरी का। भी कहा गया प्लिनी के द्वारा लिखा गया नेचुरल हिस्ट्री का ईसा की पहली सदी में पुस्तक है। यह लैटिन भाषा में और हमें भारत तथा इटली के बीच होने वाली व्यापारी के बारे में जानकारी देती है। 47 प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? तमिल भाषा में। ये आपका राइट आंसर। राजाओं द्वारा संचित विधा केंद्र में एकत्रित होने में कवि और भाटो 3-4 सदी में संगम साहित्य का सृजन किया गया जो मूल रूप से तमिल भाषा में लिखा गया। 48 में कहा गया, एक मिनट क्वेश्चन आगे चला गया। संगम साहित्य में दिए गए यवनों के में कौन सा विवरण सत्य है? यवन लोग अपने अपने पोतों पे आते थे।
यवन सोने के बदले काली मिर्च खरीदते थे। यवन सूरा और दासियों स्थानीय लोग पे पहुंचाते थे। यवन के अंत में दक्षिण भारत पर अधिकार कर लिया था। कौन सा आपका कथन सत्य था? पहला सही है, दूसरा सही, तीसरा ये आपका गलत है। राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। संगम ग्रंथ में बहुत से नगरों का उल्लेख मिलता है। इसे उल्लेखित कावेरी पट्टम में समृद्ध अस्तित्व पुरातात्विक साक्ष्य समर्थित हुआ था। इस ग्रंथ में यवनों के बारे में उल्लेख किया गया है कि जिसे यवनों के दक्षिण भारत पर अधिकार की चर्चा नहीं हुई है। तो कहा गया। यहाँ तक आपका क्वेश्चन हम समाप्त करते हैं। लगभग 80 प्रश्न करवा दिए हैं और ये आपका ये जो होगा ये प्राचीन भारत का इतिहास होगा। तो कल इससे आगे का हम करवाएंगे आपका। तो चलिए इस आज की वीडियो करते हैं समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।